देखो हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन मतलब टैक्स लॉ। अब ये टैक्स लॉ जो है चार चीजों से मिलकर बनता है। जब ये चार चीजें पढ़ लेंगे तो हमने पढ़ लिया, इसका मतलब हमने टैक्स लॉ पढ़ लिया जैसे मैंने बताया। तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। एक्ट क्या बताता है, मतलब एक्ट क्यों पढ़ते हैं, एक्ट होता क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये एक्ट का नाम है। वो एक्ट क्या होता है? टेल व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू। अगर आपको ये जानना है कि क्या करना चाहिए, तो जैसे होगा ना ये बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये करोगे तो ये हो जाएगा। अगर तुमने जैसा बोला था ना कि तुम बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हुए दिखे तो तुम्हारे पे ये चालान लगा, करेक्ट है ना? तो ये करोगे, ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है। तो ये किसने बताया? इनकम टैक्स एक्ट में ये पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है इसे तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये नहीं करना, कानून ने बताया, करेक्ट है ना? अब ये कौन बताएगा कैसे करना है? कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है करने का, कि ये कैसे करें हम इसे? इनकम टैक्स रूल 1962 ये बताएगा। कोई दिक्कत नहीं सर? जैसे ये रूल है, पहले ये आया कि टैक्स में, हाँ तब तक उसमें काम किया रूल में टाइम लगता है। मजे क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसका। क्वेश्चन अच्छा है कि एक साल ये आया और उसके अगले साल ये आया रूल। एक चीज बताओ, तुम टैक्स कब जमा करते हो? अगले साल। जैसे इस महीने जो तुमने कमाया तुम इसी साल टैक्स जमा करोगे अगले साल? तो इस साल तो तुम्हें बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है करोगे अभी बताएंगे वो अगले साल जब उसका इम्प्लीमेंट असेसमेंट होगा, इसीलिए वो अगले साल आया। नहीं समझ रहे हो? जैसे पहले जिस साल 61 में तो 1961 में तो क्या हुआ ये बता देंगे मैं तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तुम्हें ये करना है ये नहीं करना। फिर उसके बाद बता दिए कि कैसे उसे असेसमेंट कैसे करना जब जमा करेंगे। क्लियर है? इसके बाद ये सर्कुलर नोटिफिकेशन ये क्या होते हैं? सर्कुलर नोटिफिकेशन होते हैं वो गवर्नमेंट के इन हाउस के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई सर्कुलर पास करना हुआ तो ऑफिशियल ऑफिसर को नोटिस भेजना है गवर्नमेंट को, या नोटिफिकेशन बेसिकली क्या होता है साल के बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी रूल्स आता है बदल जाते हैं। जैसे कोई भी चीज आई यार, कुछ ऐसी चीज नजर आई कि ये हमें ठीक कर देनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 20 में साल के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, सर्कुलर आता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में सर्कुलर पास कर दिया कि भाई आज से गवर्नमेंट ऑफिस में ये चीजें होंगी, आपको ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। तो वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। वो भी हमारे को पढ़ने पड़ेंगे। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी होती है, देखो क्या होता है, जैसे हमने कोई रूल दिया, हमने क्या करा, गवर्नमेंट ने रूल निकाला, अब हुआ क्या उस रूल में ना कुछ तो लूप होल छूट गया होगा, जिसको सीए पढ़ता है या मैंने पढ़ा, मैंने कोई काम किया और उस काम में गवर्नमेंट ने मेरे पर नोटिस भेज दिया कि भैया तुमने जो ये काम किया ये इलीगल काम किया, या इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर आपके ऊपर ये केस आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं सर देखो, ये आपने लिखी हुई बात है उसका मतलब ये है, गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं ये है, मैंने कहा नहीं इसका मतलब ये है। तो हम दोनों सही है, अपनी अपनी राय में सही है, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूं वो सही है, उनका कहने का मतलब कुछ और था, मेरे को जो उस बात में लिखा हुआ था मतलब था उसमें कुछ और नजर आ रहा, तो उसमें कहने का गैप आ गया। तो गैप आने से क्या हो गया, फिर वो केस जाएगा किस पे? कोर्ट में केस आएगा, क्योंकि मैं तो बोलूंगा सर मैं तो सही हूं अपनी तरफ, क्योंकि जब आपने जो लिखा था मैं तो वही कर रहा हूं, वो कहेगा नहीं भैया ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो फिर वो केस का रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो जब वो रिजल्ट आता है ना उस केस का, तो उस केस से उसका क्या बन जाता है? लिंक बन जाता है, रेफरेंस बन जाता है। कभी भी कोई भी बात उसी तरीके की होगी तो बोला जाएगा कि उस केस के अगेंस्ट, जैसे वो केस हुआ था दिस इज पर्सन के बीच में, उसका जो रिजल्ट आता है उसके वजह से आपके ऊपर भी ये चीज इंप्लीमेंट होगी। समझ आ रहा? नहीं समझ रहा? तो ये केसेस भी हमारे। अब आती है कहानी हमारे कानून की। कानून से पहले कुछ चीजें समझ लें कि आखिर टैक्स हमारे कितने तरीके के। टैक्स हमारे दो तरीके के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जो कि मैं बहुत पहले ही बता चुका, जीएसटी के वर्ड में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन मेरे पास है और मैं ही उसके ऊपर लायबल हूं गवर्नमेंट को जमा करने की। मतलब मैं उस बर्डन को किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता, ये बर्डन मेरे पर है और मुझे इसको पे करना। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि मैंने बर्डन किसी को ऊपर दे दिया अब ये जमा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन जिसके ऊपर है वो शिफ्ट करता रहता है। मैंने इनसे कोई सामान खरीदा, मैंने इन्हें टैक्स दिया, तो मेरे पास भार आया टैक्स का। किसका भार आया? मेरे पास।
तो फिर उस टैक्स को जब मैंने सामान खरीदा फिर मैंने इन्हें वो सामान बेचा, तो वो वाला जो टैक्स मैंने इन्हें दिया था उसका बर्डन भी मैंने इनके ऊपर डाला, और जो मैंने अपना मार्जिन जोड़ा हुआ है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन भी इनके ऊपर डाला और इनसे लिया। तो भार किसके ऊपर आया? इनके ऊपर। तो कुछ पार्ट तो इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचाया होगा, कुछ पार्ट मैं पहुंचाऊंगा, तो उसका बर्डन शिफ्ट होता जा रहा है और टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है। टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर है और जमा, जैसे पहले वाले केस में बर्डन मेरे पर आया, टैक्स किसने जमा करा, फिर दूसरे वाले केस में टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया, जमा किसने करा? जमा करने वाला और बर्डन जिसके ऊपर आया है वो दोनों डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। समझ में आई? यस सर। अब बात आती है डायरेक्ट टैक्स लगता है किसके ऊपर है? अगर कोई पूछे डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है तो डायरेक्ट टैक्स लगता है पर्सन के ऊपर, और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर। ऐसा कौन सा टैक्स जो पर्सन के ऊपर लगता है वो है इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स। ऐसी डायरेक्ट इसके ऊपर क्या लगने वाला टैक्स कौन सा है? कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। अब बात आती है इनकम टैक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इनकम टैक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुछ बातें पढ़नी चाहिए। पहली बात है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड सिटीजन, मतलब क्या है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, टैक्स कैसे लगेगा? एक चीज बताओ, तुम हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानियों को टैक्स देना जरूरी है? ये हिंदुस्तान मतलब हर हिंदुस्तानी टैक्स देगा इनकम टैक्स? हो सकता है इनकम टैक्स जो है वो सिटीजनशिप के ऊपर नहीं लगता, बेस नहीं होता। मतलब हो सकता है कोई यूएसए से बाहर से आया बंदा और वो यहाँ टैक्स टाइम के लायबल हो गया, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा बाहर, और हो सकता है यहाँ का हिंदुस्तानी वो यहाँ पे टैक्स ना दे रहा हो। सिटीजनशिप के बेस पे टैक्स नहीं लगता, इनकम के बेस है? इनकम के बेस पे लगे। इनकम के बेस पे नहीं लगता, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे लगता है। इनकम के बेस पे नहीं लगता, इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, इनकम के बेस नहीं हो सकता। बेस कुछ और हो सकता है कि वो बंदा, उसका बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो बताना होगा। अब ये क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस? धैर्य थोड़ा सा बना के रखना। ये ऐसी पिक्चर है जो सस्पेंस है हरी हुई, ठीक है ना? और इसके सस्पेंस जब खुलेंगे तभी मजा आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो कुछ समय आएंगी सुनाई देंगी रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बोला गया रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस के ऊपर ही आपका क्या है? टैक्स लगेगा। मतलब जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस ये बताएगा कि भैया आपको टैक्स देना चाहिए, लायबल है तो उसे टैक्स देना होगा, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ ये तो धैर्य रखना है। आ रहा हो उथल उथल के अंदर से कि क्या होता है, क्यों आया, कैसे आया रेजिडेंशियल, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे। तभी तो मैं बोल रहा हूँ जब कोई चीज टुकड़ों टुकड़ों में, तो आप लोग बोल रहे थे सर यहाँ से पढ़ा दो, बीच से पढ़ा दो, आगे से पढ़ा दो, यहाँ से पढ़ा दो, तो हमेशा डाउट ना आपके बीच में गैप रहेंगे, हमेशा गैप रहेंगे। या तो पढ़ो तो मैं तो देखो ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? या तो मेरे से पढ़ाए वाले जो आप लोग हो, या तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि भैया भाई पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी मैं पढ़ाऊं और तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है पीछे की छोटी चीजें, तो वो फायदा नहीं है। स्टार्टिंग से बेस से लेके चलो तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज होगी तो छूट जाएगी। क्लियर? तो पहला तो देखो इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेगा इनकम टैक्स? सबसे पहले क्या होता है जब बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले क्या कहता है वो? अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में तो बताता है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कैसा है, क्या, वो सब चीजें बताएगा। टेल अबाउट इट। सेक्शन 1 स्टार्ट होगा ना, इसमें सेक्शन मतलब समझ में आता है सेक्शन क्या होता है? सेक्शन क्या होते हैं? सेक्शन बेसिकली समझ में ऐसे कि जैसे एक बहुत बड़ी किताब है, जैसे स्कूल में होता था, हम लोग स्कूल में बहुत बड़ी मोटी बुक होती थी, उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता था। अगर भाई कल को अगर भाई कभी कोई बोल दे कि ये वाली बात कहाँ लिखी हुई, तो आप बोलोगे ये उस चैप्टर के अंदर लिखी हुई है। उसी तरीके से इनकम टैक्स की भी बहुत छोटी बुक है, अगर कोई बात आती है तो उसको बताने के लिए हम बोलते हैं कि वो ये बात इस सेक्शन में लिखी हुई है, ये बात इस सेक्शन में लिखी हुई है। क्लियर? तो हमारा पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन 1 क्या बताएगा? बस पहले सबसे पहली बात क्या बताएगा? वो अपने बारे में बताएगा। तो सबसे पहले अपनी बात बता दे कि पहले बोल रहा है दिस इज एन इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारा नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। और मैं एप्लीकेबल कब से हुआ? अगले साल से। पहले साल से तो हो ही नहीं सकता था, होगा आप कब एप्लीकेबल? अगले साल से। पहले साल आपने कमाया, अगले साल से तो उसके रूल फॉलो होंगे, उस साल कैसे होंगे फॉलो? रूल्स का फॉलो होंगे।
एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके। अरे वाह, अरे बाप रे बाप, मतलब आप ये भी बोल रहे हो कि एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, फिर बोल रहे हो जेएनके में भी होगा। अरे बता तो दिया आपने इंडिया के अंदर हो रहा है, तो क्यों बोल रहे हो अलग अलग से जेएनके में भी होता है? ऐसा क्यों बोला जाता है? जेएनके को इंटीग्रल पार्ट नहीं मानते ना वो लोग, उनका अलग कानून चलता है वहाँ पे, लॉ अलग सा। वो सेक्शन 370 उससे अलग चलता था। होता क्या था? ऊपर इंडिपेंडेंट हाँ, पहले होता क्या था, देखो ऐसा क्यों होता था, मेरी से बदलना जरूरी है। तो होता क्या था, जब हमारा हम पार्टीशन हुआ था ना, उस पार्टीशन के टाइम पे या फिर जब हम आजाद हुए थे, उस टाइम क्या होता है, देश ना आपस में जुड़ रहे थे, रियासतें जो होती ना आपस में जुड़ रही थी। तो जुड़ते सब एक जुड़ रहे थे, क्योंकि एक भारत बन रहा था। उसमें जब कश्मीर की बात आई, तो कश्मीर में बोला गया कि भैया आप भी, जेएनके की बात आई तो उन्होंने बोला कि आप इंक्लूड हो जाओ। तो उसने कहा नहीं, हम नहीं इंक्लूड होंगे। हरि सिंह थे वहाँ के, हरि सिंह जी वहाँ पे नेता थे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री ले आओगे, यहाँ पे ये ले आओगे, वो ले आओगे, हमारा तो ये तो स्वर्ग जैसी जगह है, आप तो खराब कर दो कैसे? हम नहीं आते इसमें, हमारे पर नहीं चाहिए, हमें तो कुछ अलग अलग रूल चाहिए। तो भाई अब बात होने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने कहा ठीक है नहीं आते तो, फिर उसके बाद क्या हुआ, परेशानी होने लगी, अटैक वगैरह होने लगे, बहुत सारी परेशानी उनको होने लगी। तो उन्होंने आए कहने लगे सर इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन इंक्लूड हो जाएंगे लेकिन शर्तों पर, अपनी शर्तों पर। कुछ शर्तें उन्होंने रखी, उन्होंने कुछ रूल्स वहां पे फॉलो हुए। तो उन एक्ट के बारे में हम नहीं बात करें, ठीक है, जो अपनी रहते। तो वहां पर ये बोला गया कि कभी भी कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता, वो चीजें थी, ठीक है ना। दूसरा कि कोई भी टैक्स वहां पे ऐसे इम्पोज नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस रूल को देखते हुए ही ये बात लिखी जाती है कि ये रूल, ये वाला जो टैक्स है वो जेएनके में भी इंक्लूड होता है, मतलब अलग से बताया जाता है। हालांकि इंडिया में बता दिया तो पूरा पता चल गया, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ता है कि वो ये वाला जो टैक्स है वो इंडिया के अलावा, इंडिया के साथ साथ जेएनके में भी एप्लीकेबल है। सर वैसे सर अब जेएनके ओनली सर पूरा इंडिया ओन करता है जेएनके को, मतलब अब जो इंडिया चाहे जेएनके में वो होता है। अब जैसे जेएनके अब इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अब बदलाव आ गया, 370 से हट गया। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 2 की बात। सेक्शन पर जब इजीली चीजें पढ़ लेंगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा। सेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 2 बोलता है अगर आपको किसी भी चीज में समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही यदि है क्या, तो उसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो सेक्शन 2 में लिखी हुई है। सेक्शन 2 में क्या लिखी हुई है? उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपको जानना है कि यार ये क्या बोला जा रहा है, मतलब इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा, उसकी डेफिनेशन कहां पड़ी? सेक्शन 2 में कुछ अब सारे डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। हम वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 जो कि है एसएससी का मतलब क्या हुआ भाई? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जिसने आंसर दिया उन सबकी एक एक चॉकलेट, ठीक है, और वो चॉकलेट जैक दिलाएगा, ठीक है, जैक को पकड़ लेना है, ठीक है। तो एसएससी क्या हुआ? जो टैक्स पे करते हैं, जिसके ऊपर लायबल हुआ है, जिसके ऊपर टैक्स लायबल होता है वो हमारा क्या हुआ? जिसका असेसमेंट होता है, तो वो बंदा उसको हम यहां पे बोलते हैं एसएससी, ठीक है ना। पर्सन कौन हुआ? जिसके ऊपर टैक्स लगता है। अभी पर्सन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कितने तरीके के? 7 तरीके के पर्सन होते हैं हमारे, ठीक है ना। 7 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं। कौन कौन होते हैं? इंडिविजुअल, ठीक है ना। उसके बाद एचयूएफ, ठीक है, इंडिविजुअल डिवाइडेड फैमिली। कंपनी जैसे कि टाटा, फार्म पार्टनरशिप फार्म, ठीक है ना, जैसे अग्रवाल गुप्ता एंड कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, टीबीएस ग्रुप, ऐसे करके जैसे होते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं। लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल रिलीजियस पर्सन, ये 7 लोग हैं। तो 7 लोग कौन कौन हो गए? एक तो गया इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ के बाद कंपनी, फार्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल पर्सन। फिर से बोलेंगे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। याद रहेगा? यस सर। फिर से याद रहेगा। अब आंख बंद करके बोलेंगे सब, ठीक है, आंख बंद करके बोलेंगे, ठीक है ना। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा तीसरा कंपनी, चौथा पांचवा लोकल अथॉरिटी, फिफ्थ और सिक्स्थ। ऐसे याद कर लेना। अगर याद ना हो ना, कभी 7 होते हैं कैसे होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे 2 है ना? यस सर। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 6 + 1 7।
तरीके अलाउ आप अपने अलग अलग निकाल सकते हो, 7% होते हैं, ठीक है ना। तो सबके बारे में पता है आपको कौन कौन होते हैं? इंडिविजुअल किसे बोलते हैं? जो अकेला अकेला बंदा होता है, और अकेला तो होता है विराट कोहली विराट कोहली। और एचयूएफ का क्या होता है? सर एचयूएफ में हिंदू आते हैं और जो आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जैसे कोई भी मतलब पूरी फैमिली जिस बिजनेस में इंक्लूडेड होती है वो अग्रवाल सन्स हाँ, जैसे हिंदू डिवाइडेड फैमिली लिख रखा है ना, कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली descended from a common ancestors and include their wives and जैसे family। खानदानी बिजनेस वगैरह चलते हैं, इनका खानदान बिजनेस चला रहा हूँ, यस सर, ठीक है ना। कंपनी बताइए, फार्म पता है, पार्टनरशिप फर्म, यस सर ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वैल्यू रिलीजन पता है आपको? यस सर। पूरा नहीं सही है, पता एक बार देव की भी और हाँ, तो बता रहे, इसे भी बता रहे, ठीक है, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सन, ये वाले कितने तरीके के होंगे। उसके बाद फर्स्ट आया हमारा पर्सन। इंडिविजुअल आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, एचयूएफ से स्टार्ट करते हैं। एचयूएफ में अच्छा बताओ कितने तरह के एचयूएफ होते हैं? अच्छा, दो। अरे वाह वाह, ये मुझे पता है तो 5 इसलिए बैठे हैं, मेरा सारे रहस्य फुल हो गया, एकदम देख लिया। दो डिवाइड करके है ना। कौन से थे? अभी तो हाँ जी, कौन से होता है एचयूएफ? आप बताओ दया भाग क्या होता है, मित्राक्षर क्या होता है? ये इतना पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा? ये उसके बेसिस पे है, मतलब हाँ। स्टेट के बेसिस में डिवाइड हो रखे हैं। तो किसी भी स्टेट में दयाभागा लगता है और किसी में कौन होते हैं? बंगाल में भी वेस्ट होता है। बंगाल और असम। वेरी वेरी। देखो हमारे दो तरीके के होते हैं, इन दोनों में और फर्क क्या है? देखो दया भाग और मित्राक्षर दो तरीके के एचयूएफ होते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग तुम लोग मतलब जैसे हम लोग कैसे वो हम लोग कॉन्सेप्ट पर पार्ट में आते हैं, ये कैसे पता चलेगा और हमारे में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। देखो दया भाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है? वेस्ट बंगाल, आसाम आसाम, सेम असम, बाकी सब जगह पे कहाँ लगता है? मित्राक्षर। मतलब अगर आप पैदा हुए हो, पैदा होने की इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पैदा हुए। अगर आप पैदा हुए यहाँ पर तो आपका दया भाग और आप यहाँ पर मित्राक्षर। तो अगर मान लीजिए हमारे में उनमें फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो रोता है, ठीक है ना, रोता है नहीं रोता है, तो रोता हुआ है। जब मित्राक्षर में रो रहा होता है ना बच्चा, तो उस रोने का मतलब पता क्या होता है? जब मित्राक्षर फैमिली में बच्चा रोता है तो रोता है ना, तो किसे रोता है? अपने हक के लिए, अपना बंटवारा मांग रहा होता है, अपना हिस्सा मांग रहा होता है। क्या मांग रहा होता है वो? तो रो किस लिए रहा होता है? वो अपना हिस्सा मांग रहा होता है कि भाई मेरा हिस्सा दो मुझे। इसका मतलब है वो पैदा होते ही उस एचयूएफ का पार्टनर बन जाता है, पैदा होते ही पार्टनर बन जाता है। ये मित्राक्षर की कहानी, मित्र बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसे याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, मतलब मित्र बन जाता है, पैदा होते साथ ही मित्र बन गया। दया भाग में वो भी रो रहा है, वो भी बच्चा पैदा हुआ रो रहा है, लेकिन अपने भाग्य को, ठीक है ना, कि उसे दया में जीना पड़ेगा, दया में जीना पड़ेगा कुछ साल, तब तक वो उसका हिस्सा नहीं। फिर एक एज के बाद वो क्या होता है? पार्ट ऑफ पार्ट। समझ आया ना? डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें? सब पार्ट है। सब पार्ट है, सेम थोड़ा सा। फार्म तो आपको पता ही है, फार्म क्या होती है? फार्म होती है जहां पर पार्टनरशिप, ऐसा नहीं फार्म बोलेंगे जिसको, वो जहां पे पार्टनरशिप डीड हो रही है। एक डीड लिखी गई है जिसमें लिखा गया है कि हम दोनों पार्टनर हैं, इतना इतना शेयर करेंगे, ऐसी ऐसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज लिखी हुई हो। पार्टनरशिप डीड जहां पर होगी वही हमारी पार्टनरशिप फार्म कहलाएगी, करेक्ट है, जिसमें शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बीओआई और एओपी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों से कंफ्यूजन होगा। बीओआई और एओपी क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी दिवाली आई थी ना, दिवाली में क्या था, कुछ लोगों के कारोबार को कुछ और कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, अपने जॉब कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कुछ 4-5 लोग जुड़े और बम पटाखे की शॉप लगा दी। मैंने कहा तू एक काम कर, तू भाई हर्ष एक काम करना, तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हुए? पड़े। मैंने इनसे बोला आयुष मैंने तुम्हारे पास पड़े? हाँ। मैंने मेरे पास पड़े 25-30 1 लाख रुपए ला करके हम दोनों एक साथ जुड़े कारोबार के लिए। तो इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सब इंडिविजुअल थे ना, मैं अपना जॉब कर रहा था, ये अपनी जॉब कर रहा था, अपनी जॉब कर रहा था, अपना 4-5 लोग जुड़े, जुड़ने के बाद अपने बिजनेस काम किया एक टाइम पीरियड के लिए और कारोबार करा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा और हमने काम किया, प्रॉफिट जनरेट किया, अपना काम में चले गए। दिस इज बॉडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मेरा एक इंस्टीट्यूट है,
मैंने अपने इंस्टीट्यूट में इन्हें बुलाया कि तुम्हारे कुछ पैसे पड़े हुए, तो एक काम करो, तुम आ जाओ और मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर तुम क्या लगा लो, एक शॉप लगा लो। और मेरा इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने इनके साथ इंक्लूड करा पार्टनरशिप, ये ओरल पार्टनरशिप है, करेक्ट है ना, जिसको बोल रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारी। तो इसमें कुछ लोग क्या है, बिजनेस है उनके, और कुछ लोग हो सकता है सारे हो सकते हैं बिजनेसमैन हो। मान लीजिए मेरा एक अपना ऑफिस था, इसका अपना ऑफिस है, लेकिन हम दोनों के बिजनेस में आपस में थोड़े पीरियड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया, म्यूचुअली कम करा, उसमें काम करा। तो उसके उस के अंदर हो सकता है कोई एक बंदा भी अगर कौन है, एक आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडेड है, तो उसे हम क्या करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे, इंडिविजुअल का मतलब हो गया एक्स और वाई जुड़े। लेकिन अगर मान लीजिए एक्स और वाई लिमिटेड भी जुड़ी है, वाई लिमिटेड जुड़ी है, तो वो क्या कहलाएगी, एसोसिएशन, जिसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी है, लेकिन कोई एक दो बंदे भी एक एसोसिएशन, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या कहलाएगी, मतलब पर्सन का कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कंबाइन हो जाए तो फिर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन हो जाएगा। नाम में पता चल रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अब नाम से याद रहेगा मेरे ख्याल से, यस नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से। तो उसकी डेफिनेशन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन दो है, मतलब हाँ बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, वेरी गुड, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी हमारी दो तरीके की होती है, आपको पता है, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी व्हिच इज मेड एग्रीमेंट फॉर द डिक्लेरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू द टैक्स इंडिया, तो वो हमारी क्या कहलाती है। अब फॉरेन कंपनी तो आपको पता ही है, जो रजिस्टर्ड इंडिया में कोई नहीं। आज की कहानी छोड़ते हैं, आगे का पार्ट हम लोग करेंगे कल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।